So firstly, let's complete the topic of functions of central bank. Another function of central bank is controller of credit. As you all know that commercial banks are also called machine of credit. They actually create a lot of credit. For example, there are two persons, Mr. A and Mr. B. They both do a transaction. Mr. A is seller and Mr. B is buyer. अब जब मिस्टर ए ने किसी चीज़ को बेचा या सेल किया और मिस्टर बी ने उसको ख़रीदा, तो एक्चुअली पेमेंट जो है वो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को करनी है. आइदर इट कैन बी डन थ्रू द कैश ट्रांजेक्शन और इट विल बी डन थ्रू लेट्स से द बैंकिंग ट्रांजेक्शन. हम कहते हैं कि एक मिस्टर बी के पास पैसे बैंक में पड़े थे और वो उसने अपने बैंक से निकलवाए या उसने चेक दे दिया मिस्टर ए को. अब मिस्टर ए के पास जो पैसे आए हैं वो है मिस्टर बी के पास से. मिस्टर ए क्या करेगा, उस पैसे को या तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेगा या एक्सपेंस कर लेगा कहीं ना कहीं, जो पैसा उसने चीज़ों को बेच के लिया, और बाकी पैसा वो सेविंग के तौर पे बैंक में जमा करवा देगा. अब फॉर एग्जांपल वो ट्रांजैक्शन थी 100 मिलियन की. सो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 100 मिलियन दिया, मिस्टर ए ने 100 मिलियन में से 20 मिलियन कहीं एक्सपेंस कर दिया और 80 मिलियन HBL अपने बैंक में जमा करवा दिया. नाउ HBL wants to lend that money, क्योंकि अगर वो सिर्फ डिपॉजिट अपने पास रखेगा तो वो तो उसका एक्सपेंस हो जाएगा अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा. सो इन अदर वर्ड्स HBL ने जो 80 मिलियन अपने पास डिपॉजिट के तौर पे लिया है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है. सो सबसे पहले तो जब बैंक के पास डिपॉजिट आएगा तो बैंक एक सर्टन परसेंटेज, जैसे मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ, एक सर्टन परसेंटेज के मुताबिक एक रेशो मेंटेन करेगा. लेट से वो 10% है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ. सो 80 मिलियन का 10% 8 मिलियन वो स्टेट बैंक को रिजर्व के तौर पे मेंटेन करेगा, और बाकी जो 72 मिलियन है उसके लिए कोई ना कोई ऐसा बोरोवर देखेगा जिससे वो आगे लेंड कर सके और एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उससे पैसा कमा सके. लेट से मिस्टर सी इज़ अ पर्सन हु नीड्स द मनी, तो वो HBL से पैसा उधार ले लेता है 72 मिलियन. अब मिस्टर सी ने ऑब्वियसली वो पैसा जो उधार लिया है वो घर पे रखने के लिए नहीं लिया होगा, कोई ना कोई उसे बाइंग करेगा, कोई ना कोई एक्सपेंस करेगा. लेट से मिस्टर सी ने अब मिस्टर डी से कोई प्रोडक्ट खरीद ली 72 मिलियन की, एंड अगेन द सेम सर्कल विल रिवॉल्व कि मिस्टर डी उसमें से कुछ एक्सपेंस करेगा और बाकी पैसा जो है वो बैंक में जमा करवा देगा. सो जब लेट से वो 72 मिलियन में से 12 मिलियन जो है वो खर्च कर लेता है और बाकी 60 मिलियन जो है वो 60 मिलियन बैंक अल्फला में जमा करवा देता है. द सेम प्रोसेस, बैंक अल्फला उसका 10% 6 मिलियन जो है वो स्टेट बैंक के साथ रखेगा और बाकी 54 मिलियन आगे कोई लैंड कर देगा. सो एक्चुअली इट्स अ सर्कल. अब आप देखें कि 100 मिलियन से बात शुरू हुई थी और 100 मिलियन से वो 80 मिलियन, फिर 72 मिलियन, फिर 54 मिलियन. सो इस तरह ये इट्स अ क्रेडिट क्रिएशन. दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन एंड कमर्शियल बैंक्स आर मशीन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. तो जब बहुत ज़्यादा मार्केट में मनी सप्लाई हो जाती है, क्रेडिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर बंदे को पैसा दिया जाता है, इट क्रिएट्स एन इंक्रीज्ड मनी सप्लाई. एंड बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब मार्केट में ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाती है, दिस रिजल्ट्स इन इन्फ्लेशन. और इन्फ्लेशन से फिर क्या उसके प्रॉस कॉन्स हैं, वो चीज़ें हम मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्कस कर चुके. सो इन सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक एक अपना रोल प्ले करता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है और उस मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है. एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. So the expansion or contraction of currency and credit may be said to be the most important causes of business fluctuations. The need for credit control is obvious. It mainly arises from the fact that money and credit play an important role in determining the level of income, output and employment. आप अगेन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप इनको बड़ी अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन से इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट से फिर मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है, नई प्रोडक्शन स्टार्ट होती है. सो एक्चुअली होल थिंग्स गोज़ अप. बट अगर हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन्फ्लेशन हो जाती है, ऐसी सूरत में इन्फ्लेशन फिर ऑब्वियसली वो फेवरेबल नहीं रहती, बल्कि लोगों की बाइंग पावर से ही चीज़ें निकल जाती हैं. डिस्पाइट एन इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ नहीं होती है, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ नहीं होती, एंड इट गिव्स द नेगेटिव थिंग टू द इकोनॉमी. सो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है सेंट्रल बैंक थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फंक्शन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट विच इज़ डन बाय द सेंट्रल बैंक.
At the last, protection of depositors and trust, the central bank has to supervise the functioning of commercial banks so as to protect the interest of the depositor and ensure development of banking on sound lines. अब ऑब्वियसली पैसा जो सेंट्रल जो कोई भी कमर्शियल बैंक लेंड करता है, आगे उधार देता है बोरोवर से लेके, तो वो बैंक का अपना पैसा नहीं है, वो जनरल पब्लिक का पैसा है जो डिपॉजिट के तौर पे आया था, और कभी ना कभी जब डिपॉजिट वापस मांगा जाएगा द कमर्शियल बैंक हैज़ द ऑब्लिगेशन टू रीपे दैट अमाउंट. तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल बैंक उस तमाम डिपॉजिट को ऐसी पॉलिसी मेकिंग करता है या ऐसी रूल्स रेगुलेशंस बनाता है. वो रेगुलेशन को हम पाकिस्तान में स्टेट बैंक के जो इशू करता है उसको हम प्रूडेंशियल रेगुलेशंस कहते हैं. सो जो भी सेंट्रल बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन इशू करता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन डिपॉजिटर्स को भी, लेंडर्स को भी, इकोनॉमी को भी सिक्योर करने के लिए होती है कि डिपॉजिटर्स का पैसा कमर्शियल बैंकों की लालच में ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने की लालच में डूब ना जाए, ऐसी लैंडिंग ना हो जाए कि प्रिंसिपल ही वापस ना आए. सो यहाँ पे डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है लैंडिंग के पर्सपेक्टिव से कि उनके सिर्फ वो अपनी किसी लालच में जो कोई एक बोरोवर है वो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इतनी ज़्यादा बोरोइंग ना कर ले कि बाद में वो रीपे ना कर सके. और रीपे ना करने का मतलब है कि वो खुद भी डिफ़ॉल्ट करेगा, बैंक को भी लॉस करेगा, इवेंचुअली इकोनॉमी को भी लॉस होगा और डिपॉजिट होल्डर्स को भी लॉस हो सकता है. सो इन सारी सिचुएशन से, बैंक फेलियर से, रन ऑन बैंक से निकलने के लिए सेंट्रल बैंक मुख्तलिफ पॉलिसी मेकिंग करता रहता है. उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट बैंक ने भी रेगुलेशन इशू किए हुए हैं जो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं. इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग के अलग से रेगुलेशंस हैं, रेमिटेंस के अलग से रेगुलेशंस हैं, क्लियरिंग का प्रोसेस अलग है, एंड सो ऑन. इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेट बैंक डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ के थ्रू कंट्रोल करता है. सो इट इज़ अनदर फंक्शन विच इज़ कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स एंड ट्रस्ट. सो टिल हेयर we have studied almost all the functions or majority of the functions that a central bank performs. इसके अलावा भी कुछ functions हैं जो central bank perform करता है, but somehow they are merged or I have explained them in between all those functions. Now coming towards the Central Bank of Pakistan, that is the State Bank of Pakistan. State Bank of Pakistan was incorporated under State Bank Act 1956, which gives the bank the authority to function as the central bank of the country. So सेंट्रल बैंक का जो काम है, जो उसको मैंडेट दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो है कि पाकिस्तान के अंदर क्रेडिट सिस्टम को, मॉनेटरी सिस्टम को, इकोनॉमिक ग्रोथ को और जनरली नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करे. जैसे हमने डिकॉक की एक प्रोफेसर डिकॉक की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक जो है उसका प्राइमरी कंसर्न नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग नहीं होना चाहिए. सो सिमिलरली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम भी रेगुलेट करना है मॉनेटरी सिस्टम को, क्रेडिट सिस्टम को, ग्रोथ को बेहतर करना, नेशनल इंटरेस्ट में काम करना, मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी स्टेबिलिटी लेके आना, कैसे हमारे लिमिट कंट्री के, मुल्क के लिमिटेड रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया जा सकता है, उसके लिए पॉलिसी मेकिंग करना, गवर्नमेंट को एडवाइस करना, एजेंट के तौर पे काम करना. सो ये सारा जो फंक्शंस मैंने आपको बताया, जो काम बताया, जो रोल्स बताए, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मैंडेट में लिखे गए हैं. स्टेट बैंक एक्ट की अगर हम स्टेट बैंक की बात करें तो ये 4 मुख्तलिफ एक्ट्स को फॉलो करता है और उसके मुताबिक जो है अपना रूल्स, अपने जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर रहा है. उसमें से द फर्स्ट एंड प्राइमरी वन इज़ स्टेट बैंक एक्ट 1956 जो नवंबर 19, 2015 में अमेंड किया गया. अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, चेंजेस आती रहती हैं एज़ पर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एज़ पर द लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस. वो चीज़ें जो हैं एक्ट में चीज़ों को बेहतर किया जाता रहता है. सो ये एक्ट अमेंड हुआ था 2015 में. देन इट एक्ट्स एंड इट हैज़ another act that pertains to SBB is Banking Company Ordinance 1962, then Foreign Exchange Regulations Act 1947 and Payment System and Electronic Fund Transfer Act 2007. हम इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहे, जस्ट ये 4 ऐसे एक्ट्स हैं जिनके तहत स्टेट बैंक अपने फंक्शंस और अपना रोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को परफॉर्म करता है. सो आप इनको एक दफ़ा याद ज़रूर कर लें. अलबत्ता इनकी डिटेल्स इनमें क्या कुछ लिखा हुआ है, वी आर नॉट गोइंग थ्रू दोज डिटेल्स बिकॉज दैट वो बहुत सी लीगल टर्म्स और वो एक्चुअली लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है.
देन स्टेट बैंक की 3 सब्सिडरीज़ हैं, यानी कि 3 ऐसे इदारे फर्दर हैं जो स्टेट बैंक के अंडर काम करते हैं। इसमें से पहला है SBP बैंकिंग सर्विस कॉरपोरेशन, जिसको SBP BSE कहा जाता है। जब आप देखेंगे कभी जॉब्स भी आती हैं तो उसके, अगर आपने कभी न्यूज़पेपर में ऐड देखा हो तो उसमें भी क्लियरली लिखा होता है कि ये स्टेट बैंक की डायरेक्ट जॉब्स हैं या फिर उसकी किसी सब्सिडरी की हैं, BSE की हैं, बैंकिंग सर्विस कॉरपोरेशन की हैं या निबाफ की हैं, इस तरह। सो स्टेट बैंक अपनी 3 सब्सिडरीज़ के साथ, जिन तीनों के अलग अलग ऑपरेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस और रोल्स हैं, सो उनके साथ काम कर रहा है। द फर्स्ट वन इज़ SBP बैंकिंग सर्विस कॉरपोरेशन, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस निबाफ, एंड देन डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन DPC जिसको कहते हैं। ये अब इंडिविजुअली क्या काम करते हैं हम इसको भी पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ BSE यानी कि बैंकिंग सर्विस कॉरपोरेशन। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर SBP BSE ऑर्डिनेंस 2001। जो प्राइमरी काम है, जो प्राइमरी फंक्शंस हैं इसके, दैट इज़ हैंडलिंग ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट मैनेजमेंट, facilitating the interbank settlement system, sale purchase of saving instruments of the government on behalf of Central Directorate of National Saving. It also collects revenue and makes payment for and on behalf of the government. It also carries out operational work relating to developmental finance, management of public debt, foreign exchange. Total 16 offices हैं पाकिस्तान में, जिसका हेड ऑफिस कराची के अंदर मौजूद है। सो अगर इन सारी डिटेल को मैं आपको समराइज़ करूं तो सेंट्रल बैंक जो BSE है ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व है। एक पार्ट होता है पॉलिसी मेकिंग का जो सेंट्रल बैंक के पास खुद मौजूद है, और एक है उन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन का। सो वो तमाम पॉलिसीज़ जो गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या जो डायरेक्टर्स या जो अथॉरिटी बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट करना एक्चुअली BSE का काम होता है। और फिर जो ऑपरेशनल वर्क है, जैसे रेवेन्यू कलेक्शन है, उसके सिस्टम को इम्प्रूव करना या डेवलपमेंटल रोल प्ले करना या गवर्नमेंट के बिहाफ पे रेवेन्यू कलेक्ट करना या गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ सिक्योरिटीज़ इशू करना और उसके अगेंस्ट पैसा कलेक्ट करना। सो जो ऑपरेशनल काइंड ऑफ वर्क है या जो इम्प्लीमेंटेशन काइंड ऑफ वर्क है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ SBP बैंकिंग सर्विस कॉरपोरेशन। द सेकेंड सब्सिडरी इज़ कॉल्ड निबाफ। ये बेसिकली एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो ना सिर्फ स्टेट बैंक के अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, बल्कि बहुत से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या फिर मुख्तलिफ डिप्लोमाज या मुख्तलिफ बैंकिंग रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स हैं ये वो भी प्रोवाइड करता है। सो निबाफ इज़ द ट्रेनिंग आर्म ऑफ SBP प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स टू न्यू इंडक्टीज़। अगेन ये न्यू इंडक्टीज़ ऑफ द स्टेट बैंक इटसेल्फ। Then the subsidiary also conducts international courses on central and commercial banking in collaboration with federal government. So हम कह सकते हैं कि निबाफ इनका एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विंग है जिसमें इनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है कैसे स्टेट बैंक के अंदर काम करना है, और उसके अलावा बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के, जॉइंट वेंचर के साथ या एक कोलैबोरेशन के साथ भी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। So furthermore, NIBAF offers training to SBP, BSE and other financial institutions, जैसे मैंने आपको बताया। It is located in Islamabad with an office in Karachi. And the last subsidiary is Deposit Protection Corporation, DPC. ये जो है ये एक न्यू अपडेट है या जो एक न्यू आप कह सकते हैं इंक्लूजन है सब्सिडियरी के तौर पे स्टेट बैंक की ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में। ये DPC एक्ट 2016 के मुताबिक बनाई जाती है, और इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मेंबर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। द ऑब्जेक्टिव ऑफ DPC इज़ टू कंपनसेट द डिपॉजिटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोटेक्टेड डिपॉजिट इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ अ मेंबर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो इट्स सिंपल कि जो भी मेंबर फाइनेंशियल, जैसे मैंने आपको बताया कि हर कमर्शियल बैंक का, स्टेट बैंक पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हर कमर्शियल बैंक का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ अकाउंट ओपन होना ज़रूरी है। सो ऐसे बैंक्स जो किसी लिक्विडिटी क्रंच में हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लाइबिलिटी पे, कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लाइबिलिटी पे करने के काबिल नहीं रहा, सो ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है या उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। जैसे हमने पढ़ा था लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। सो कुछ फंक्शंस इससे मिलते जुलते हैं और कुछ फंक्शंस इसके साथ अलाइंड हैं।
So for the purpose of protecting depositors of Islamic banks and branches, a separate Sharia compliance mechanism of deposit protection shall be put in place. So it is under process. जैसे आप जानते हैं कन्वेंशनल बैंकिंग डिफरेंट तरीके से चलती है और कन्वेंशनल बैंकिंग इस्लामिक बैंकिंग डिफरेंट तरीके से चलती है. तो इस्लामिक बैंकिंग के लिए शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट होना ज़रूरी है. सो फॉर इस्लामिक बैंक्स जो हैं उनके लिए एक सेपरेट मैकेनिज़्म प्रिपेयर किया जा रहा है उनकी प्रोटेक्शन के लिए. इट्स नॉट अंडर वर्किंग but it will be in the future. So this was the third and last subsidiary of State Bank of Pakistan. Alright, so far we have studied about the basics of, or the basic you can say subsidiaries and departments, or the basic act that governs the State Bank of Pakistan. In the coming lecture we will be discussing about the functions of State Bank of Pakistan, the Central Bank of Pakistan. Till then, I hope that you would have understood all those things which I have told you. उसके लिए कुछ relevant material भी लास्ट स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दिया गया. आप उनको भी सुनें, उसको पढ़ें, और फिर जो चीज़ें हैं again I'll request you to ask them in the Zoom session. Till then, stay safe. जज़ाकल्लाह.